हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयम। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद और भाग और साथ ही साथ जो अनुसूचियां दी गई हैं, शामिल की गई हैं, उन्हें हम लोग किस तरीके से याद करें, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे भारतीय संविधान की प्रति है। ठीक है। मूल संविधान में जिस प्रकार से मूल संविधान में वर्णित जो भी अनुच्छेद हैं या जो भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे संविधान को, और साथ ही साथ जो भी अनुसूचियां शामिल की गई हैं, वो सभी की सभी आपको इस डुअल डायलेक्ट में मिल मिल जाएंगी आपको। ठीक है। और ये जो है, जो हमारी मूल संविधान है, उसकी ये आपको एक प्रति देखने को मिलती है, जो कि आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे। और ये आपको मिलेगा, आप लोग सर्च करिएगा तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत ये भारत सरकार का जो मंत्रालय है, उसके तहत ये लेजिस्लेटिव विभाग जिसे हम कहते हैं, उसके उसका जो सेक्शन है, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज विंग है, वो जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्रति है उसको पब्लिश करता है। ठीक है। तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहरहाल आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय संविधान, यानी कि संविधान के जो भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं और कौन-कौन से पार्ट्स को किस तरीके से याद किया जाए, है ना? हमें यही समझना है। फिर जो है हम लोग देखेंगे कि हम लोग अनुच्छेदों को किस तरीके से याद रखें, ठीक है? और फिर हम लोग जो है अनुसूचियों को याद करने का भी प्रयास करेंगे आज के सेशन में, ठीक है? अब देखिए, दरअसल क्या है कि आप लोगों को, जैसे कि मैंने पहले सेशन में बताया, कि हमारे संविधानविदों ने क्या किया है कि प्रत्येक चीज़ को लिखा है ना? विस्तृत रूप से लिखा है। तो इसलिए जो है हमारा संविधान, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बृहद संविधान है ना? कि अगर आप विश्व के अन्य देशों के संविधानों की तुलना करें भारत के संविधान से, तो आपको अमूमन जो है भारत का संविधान कई गुना जो है आपको बड़ा देखने को मिलेगा। तो बड़ा होने का कारण ये नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने, बहुत जो शामिल नहीं करना चाहिए था वो भी हम लोगों ने शामिल किया है, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या था कि ये हमारे जो भारतीय परिदृश्य के हिसाब से या भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ना? भारत इतना बड़ा आकार में देश है, और इसके साथ-साथ जो है भारत की विविधता और भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के हमने जो है इस प्रकार से संविधान का निर्माण किया है कि आगे की जो भविष्य की भी जो पीढ़ियां हैं वो भी जो है इस संविधान के बातों का, इस संविधान के मूल भावनाओं का पालन करें, उसके कानूनों का निर्वहन करें। तो इसके लिए ये अनिवार्य था कि संविधान को आराम से, और संविधान के जो भी मुख्य प्रावधान हैं उनको थोड़ा सा विस्तृत करके लिखना आवश्यक था। तो इसलिए जो है संविधान का जो हमें भाग है, या कहें संविधान जो हमें देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा हमें बृहद देखने को मिलता है। मैं अगर आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे मूल संविधान में, यानी कि अगर हम 26 जनवरी 1950 की बात करें, है ना, 1950 तक की बात करें, तो उस समय जो हमारा मूल संविधान माना जाता था, ठीक है, तो तब के मूल संविधान में हमें जो है 22 भाग देखने को मिलते थे। करीब करीब जो है 395 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ जो है 8 अनुसूचियां थीं, वो हमें देखने को मिलती थी। इतना तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। आज के परिदृश्य की अगर हम बात करें तो ये जो भाग जो हैं वो बढ़ करके आज 25 हो चुके हैं। उसी प्रकार से अनुच्छेद आपको जो है अ, आज भी आपको जो है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद ही देखने को मिलेंगे ही। लेकिन क्या है कि बहुत सारे अनुच्छेदों के पार्ट्स को हम लोगों ने सब कैटेगरी में बांट दिया है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो याद करिए आर्टिकल 243, ठीक है। दरअसल ये जो आर्टिकल है 243, ये हमारे पंचायतों से संबंधित है। इस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है, हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा बृहद बनाया है। और इसी आर्टिकल में याद करिए आपको जो है पंचायतों, तो पंचायत के बारे में देखने को मिलेगा ही, बल्कि जो है इसके आर्टिकल के और अन्य पार्ट में आपको जो है नगर पालिकाओं से संबंधित जो है विवरण देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर सहकारी समितियों के बारे में भी जो है इस एक आर्टिकल में कई सारे जो है आपको सेक्शन मिल जाएंगे, उपखंड मिल जाएंगे, सब क्लॉज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी बात के कारण या इसी चीज़ के कारण क्या है, समय समय पर हमारे संविधान में जो भी संशोधन हुए,
उसके माध्यम से जो है इन अनुच्छेदों में कई सारे अनुच्छेदों को जोड़ा गया है, उन कई सारे अनुच्छेदों को घटाया गया है। तो फिलहाल वर्तमान में जो है आपको जो है 448 आर्टिकल्स जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या घट बढ़ भी सकती है, समय के अनुरूप जो है इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो अनुसूचियां हमारे वर्तमान समय में क्या है, 12 है। उनकी संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, तो ये तो हो गई थी जो हम लोगों ने बात कर रखी है ना। अब हम लोग जो है अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल क्या है कि अगर हम भारतीय संविधान को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें कई सारे अनुच्छेदों को देखना पड़ता है, पार्ट्स को देखना पड़ता है। लेकिन आखिरकार हम लोग जो है इसको कैसे तरीके से याद कर सकें, उसका एक छोटा-सा हम लोग जो है प्रस्तुतिकरण देखने का प्रयास करेंगे या डायग्राम के माध्यम से उसको जो है लर्न करने का प्रयास करेंगे। तो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ तो आपको जो है इस भाग में क्या देखने को मिलेगा? याद करिए, अगर जो है आप किसी भी देश का एक संविधान बना रहे होते, तो अगर आप जो है सबसे पहले वहाँ पर या उस किताब में आपको क्या लिखना पड़ता? तो वही जो है चीज़ हमारे संविधानविदों के यानी कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में थी। तो इसीलिए जो है उन्होंने जो है भाग 1 में जो है हमारे देश के बारे में, हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके बारे में, किस तरीके से समय-समय पर हमारे देश की जो सीमाएँ हैं उनका संशोधन किया जाए, या अगर कोई भी एक बृहद क्षेत्र है या हमारे देश में कोई अन्य क्षेत्र है उसको कैसे तरीके से शामिल किया जाए, इन सारी की सारी बातों का जो है विवरण हमें क्या है, भाग 1 में देखने को मिलता है। तो इसका नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है? तो इसी कारण से जो है इसका ये नाम पड़ा। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 हमें क्या बताता है? दरअसल हम अगर एक देश में रह रहे होते हैं तो वहाँ की जो देश की जनसंख्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। यानी कि आप जो है एक देश के नागरिक हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि आपकी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका है आपके देश में, है ना? तो क्योंकि क्या है कि लोकतांत्रिक अगर कोई देश है तो लोकतांत्रिक देश की जो पहली संकल्पना है वो निकलती है कि लोक यानी कि जन, यानी कि जनता ही जो है शासन में जो है सहभागिता शामिल होती है, जनता की सहभागिता जो है शासन में शामिल होती है। इसलिए नागरिकों को सर्वोच्च स्थान रखा गया है हमारे भारतीय संविधान में भी। ठीक है, तो इसीलिए जो है भाग 2 हमारा बात करता है नागरिकता से, यानी कि सिटीजनशिप पे, है ना? तो ये जो हमारी नागरिकता है दरअसल ये हमें किस तरीके से हमें प्राप्त होगी, किस तरीके से हम जो हमारी नागरिकता है या हमारे देश में जो है कौन-कौन जो है नागरिकता ग्रहण कर सकता है, कौन-सी परिस्थितियाँ थी। आपको याद होगा कि 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी और आज़ादी के समय जो है कई सारे लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे पाकिस्तान की ओर, कई सारे लोग जो है पाकिस्तान से यहाँ पलायन कर रहे थे। तो उसी बीच दरमियान जो है, जो भी लोग यहाँ पर आ रहे थे, उनकी नागरिकता किस तरीके से हम लोग उन्हें नागरिक मानेंगे, नागरिक करार देंगे। तो इन सारे के सारे अनुच्छेदों का इसमें जो है ज़िक्र किया गया है। इसी के अतिरिक्त जो है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जो है विदेशों में रह रहे होते हैं, तो उन्हें जो है भारतीय मूल के नागरिक कहा जाता है। तो उनकी क्या जो है संकल्पना है, उसके बारे में इसमें जो है ज़िक्र किया जाएगा, देखने को मिलेगा आपको। फिर जो है किसको जो है भारत का नागरिक कहा जाएगा, या अगर कोई व्यक्ति जो है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उस समय जो है उसकी भारत में क्या नागरिकता रहेगी, इस संबंध में जो है इसमें जो है कई सारे प्रावधान आपके किए गए हैं। और संसद जो है समय समय पर नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन की अगर या किसी भी प्रकार की अमेंडमेंट की बात आ जाती है तो उसका अधिकार जो है हमारे पार्लियामेंट को है। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें किसमें शामिल होती हैं, हमारे पार्ट 2 में शामिल की गई हैं इसीलिए, ठीक है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भाग 3, ये हमारा क्या कहता है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ज़िक्र करता है हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में, है ना? आप सभी जो है देश के एक नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के नाते आपको कुछ अधिकार भी दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, जिसे मूलभूत अधिकार भी कहा गया है। यानी कि बेसिक जो मूलभूत अधिकार हैं, उनको जो है भारतीय संविधान में भी जगह दी गई है। और यही कारण है कि हमारे संविधान में नागरिकता के बाद जो है मूल अधिकारों का जिक्र रखा गया है। ये जो फंडामेंटल राइट यानी कि जिन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं, इनमें कई सारे आपको अधिकार देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आपको जीवन का अधिकार है।
आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जिसे हम कहते हैं, वो आपसे बगैर विधि सम्यक प्रक्रिया के अलावा आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो सरकार हो, चाहे देश का किसी भी प्रकार का कानून। इसमें कई सारे अधिकार आपको दिए गए हैं, जैसे कि आपको जो है बोलने का अधिकार, है ना? इसी प्रकार से आपको जो है समानता का अधिकार दिया गया है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसी भी प्रकार से आपके साथ में भेदभाव ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। और इसी के साथ-साथ आपका शोषण या किसी भी प्रकार से जो बहुत सारी कुरीतियाँ ऐसी पाई जाती हैं, जिसमें कि जो है मानव तस्करी जैसे कुछ हमें जो है ऐसे अपराध देखने को मिलते हैं, तो उससे भी जो है हमें संरक्षण मिले, उससे उन ऐसी गतिविधियों से हमें जो है सुरक्षा मिले, इसके बारे में भी जो है ख़ास तौर पर संविधान में ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा आपको धर्म एवं अन्य चीज़ों का भी जो है ज़िक्र रखा गया है भारतीय संविधान में। धार्मिक जो भी मामले हैं, है ना? हमारे सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है धर्म। तो धर्म से जुड़े हुए जो भी अधिकार हैं, वो सभी के सभी जो है आपको मूल अधिकार में देखने को मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त भाषा एवं अल्पसंख्यक जो अधिकार होते हैं, तो उनका भी ज़िक्र जो है अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं भाषा एवं संस्कृति से संबंधित, तो उनका भी जो है ज़िक्र इस संविधान के मूल अधिकार वाले सेक्शन में किया गया है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि इस संविधान के मूल अधिकार में ही जो है एक और मूल अधिकार शामिल है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। जी हाँ, आर्टिकल 32 जिसे हम कहते हैं। अगर ये ना हो तो दरअसल हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, उसका हमें कोई अहमियत ही नहीं नज़र आएगी। समय-समय पर सरकारें हमारे इस तरीके के संविधान को बदल सकती हैं, संविधान के अधिकारों को हमारे बदल सकती हैं, मूल अधिकारों को बदल सकती हैं। लेकिन आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें जो है प्रोक्लेम करवाता है, यानी कि ये हमें संरक्षण देता है कि हमारे संविधान में उल्लेखित जो मूल अधिकार हैं, उसका संरक्षण का अधिकार न्यायपालिका को है। यानी कि न्यायपालिका ही हमारे संविधानों की क्या है? रक्षक है। और यही जो है, अगर किसी भी प्रकार से अगर आपके संविधान के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन किया जाता है किसी भी संस्था के द्वारा, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, तो ऐसे में न्यायपालिका की ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, उनका जो है निवारण करे। ठीक है? तो इसलिए जो है, इस लिहाज से जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमने जो है बात कर ली पार्ट ए में, क्या है कि भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र की बात की। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बात की नागरिकता की। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात की हमने फंडामेंटल राइट की। अब अगर हमें जो है इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान हो गया है, तो बताइए एक देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भी तो कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए, कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए। तो वही सारी प्रिंसिपल और वही सारे गाइडलाइंस का जो ज़िक्र किया गया है, वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्य के गाइडिंग प्रिंसिपल है, यानी कि जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इन नीति निर्देशक तत्वों की जो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है व्यवस्था की गई है। तो ये क्या है? ये हमारे देश के नीति, यानी कि हमारे राज्य में जो भी नीतियाँ बनाई जाएँगी, उन नीतियों में सबसे पहले इन निर्देशक तत्वों का ध्यान रखा जाएगा। यानी कि कुछ भी अगर हमारी सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा भविष्य में, तो उनके कानूनों के निर्माण में सबसे पहली जो तवज्जो है, वो हमारे इन प्रिंसिपल्स को दी जाएगी। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, यानी कि निर्देशक गाइडलाइन हैं जो कि राज्य को फॉलो फॉलो करनी होगी, यानी कि सरकार को इन सारी गाइडलाइनों के अकॉर्डिंग ही जो है देश को चलाना होगा। तो इसीलिए जो है नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो हमें देखने को मिलती है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा एक और जो है पार्ट इसमें जोड़ा गया है, पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दरअसल क्या बताता है? अब अगर आप नज़र डालें तो हमारे संविधानविदों ने क्या-क्या ध्यान रखा कि हमें जो है, हमें इस पार्ट 1 में हमें जो है हमारे राज्य और उससे संबंधित जो है चीज़ों के बारे में जानकारी दी। पार्ट 2 में हमें जो है देखने को मिला कि हम लोगों ने नागरिकता से संबंधित जो भी अधिकार थे वो हमने देखे। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे श्रम के अधिकारों की बात की गई है और पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक नागरिक देश के नागरिक होने के नाते क्या ये आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आप जो है देश के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि देश के जो भी नेशनल एम्बलम्स हैं उनका आप सम्मान करें, या एक देश का जो है किसी भी प्रकार से प्रतीक चिन्ह है या राष्ट्रीय चिन्ह है उसका आप जो है सम्मान करें। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपकी ज़िम्मेदारियों का जो बोध है, वो जो है हमें जो है पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। हालाँकि मूल संविधान में ये पार्ट 4 ए जो भाग था, वो जो है नहीं शामिल था। इसे जो है आगे चल कर के जब आप देखेंगे 1976 में अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको शामिल किया गया था हमारे संविधान में, ठीक है? तो इसका नाम है मूल कर्तव्य। यानी कि प्रत्येक नागरिक के भी कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो अपने जो है देश के प्रति जो है सम्मान व्यक्त करें। अगर आपके बच्चे जो है 14 साल से कम हैं, तो उनको जो है जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो उस शिक्षा के अधिकार तक पहुँच की जो सुलभता है, सुनिश्चितता है, वो आपके अभिभावक करेंगे। उनकी ज़िम्मेदारी ये बनती है ना? उसी प्रकार से आप जो है वनों से संबंधित जो भी हमारे संसाधन हैं, है ना? जीव-जंतु हैं, इनका आप लोग जो है किसी भी प्रकार से इनका संरक्षण करें, या इन्हें जो है अगर हानि पहुँचाया जाता है तो आप उनका संरक्षण, आपकी ये ज़िम्मेदारी है ना? तो इसी प्रकार से कई सारी पर्यावरणीय जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी जो है जनता पर भी जो है उनका बोध होना या उनको जो है मानना एक नागरिक होने की, यानी कि ये एक देश का नागरिक होने की एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है। तो इसलिए जो है ज़िम्मेदारियों को भी पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। फिर बात आ जाती है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भाग 5 जो हमें बताता है वो संघ के बारे में बताता है। क्या बताता है? द यूनियन, यानी कि हमारा जो संघ है वो किस प्रकार का है। हमारे संविधान संविधान के इस भाग में हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे संघ में क्या-क्या जो है प्रक्रिया है, हमारे संघ का ढाँचा किस प्रकार का है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें जो है देखने को मिलेंगी पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी प्रकार से पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है राज्यों की, है ना? तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि राज्यों के अंतर्गत जो भी व्यवस्था है, राज्य में किस तरीके की संरचना हमें देखने को मिलेगी, उसका पूरा का पूरा विवरण हमें जो है इस पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है।